Hello students, welcome to your YouTube channel Nurture Classes for Biology. Today I am going to continue the chapter Cell Cycle and Cell Division of class 11th Biology. It is lecture 3 and in the last lecture we have completed the definition of cell cycle, cell division, and what are the different phases of cell cycle. In this lecture we will discuss about interphase and its different phases in detail. I hope अब तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा. फिर भी किसी को कोई भी डाउट होगा प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन पे मेंशन करिएगा. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. तो इंटरफेस के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था कि इसको रेस्टिंग फेज भी कहते हैं. दो इट इज़ मोस्ट डायनेमिक फेज. तो बाय डेफिनेशन द इंटरफेज दो कॉल्ड द ट्रांजिशन रेस्टिंग फेज is the time during which the cell is preparing for division. Means cell is going to prepare for division by undergoing both cell growth and DNA replication in an orderly manner. तो जो इंटरफेज होता है उसको रेस्टिंग फेज तो कहते हैं, बट ये वो टाइम है, वो ड्यूरेशन है जिसमें सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर होता है अपना सेल ग्रोथ करके और अपना डीएनए रेप्लिकेट करके और सीक्वेंस में या फिर ऑर्डरली मैनर में. तो इसको इंटरफेस कहते हैं. तो इंटरफेस जैसा कि इसमें मैक्सिमम चीजें इसी में होती हैं, सारी चीज डबल इसी में होता है, इंटरफेस में ही होता है. तो इसीलिए ये सेल साइकिल का बहुत ज़्यादा जो पार्ट है वो ये कवर करता है. तो 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल जो है वो इसमें टाइम इतना लगता है इंटरफेस को पूरा करने में. तो 95% से ज़्यादा जो टाइम लगता है वो इंटरफेस कंप्लीट होने में लगता है. मीन्स लेस देन 5% ऑफ ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल डिवीजन के लिए होता है. तो जैसा कि हमने बताया कि इंटरफेस जो है वो 3 फेजेस में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है. यू कैन सी हियर डायग्राम G1 S फेज एंड G2 फेज. इट इज G0 और क्वेश्चन फेज. इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द फेजेस ऑफ इंटरफेस. तो क्यों नहीं इसको इंक्लूड किया जाता है अभी हम पढ़ेंगे. बेसिकली ये 3 फेजेस होते हैं, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज. एंड फाइनली फिर माइटोसिस होता है और फाइनली सेल डिवाइड हो जाता है इनटू 2 डॉटर सेल्स में. तो सबसे पहला आता है G1 फेज या गैप 1 फेज. तो ये क्या होता है? इट इज द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. तो माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन के इनिशिएशन के जो बीच का इंटरवल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? G1 फेज. जिसमें क्या होता है? वेयर द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव. तो मेटाबॉलिकली एक्टिव मीन्स हर प्रोसेस में वो पार्टिसिपेट करता है ताकि हर एक चीज डबल हो सके. एंड कंटिन्यूअसली ग्रोज बट डज नॉट रेप्लिकेट डीएनए. तो ये सेल जो है वो ग्रो करता है
एक्सेप्ट डीएनए। तो डीएनए इस फेज में रेप्लिकेट नहीं करता है। प्लीज रिमेंबर इट, डीएनए का रेप्लिकेशन G1 फेज में नहीं होता है, मींस गैप 1 फेज में नहीं होता है। बाकी सारी चीजें डुप्लीकेट्स या डबल्स होती हैं, ग्रो करता है धीरे धीरे, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट फेज जो है वो एस फेज या सिंथेसिस फेज है। तो एस फेज G1 फेज के बाद आता है, जिसमें जो डीएनए का अमाउंट होता है पर सेल वो डबल्स हो जाता है, मतलब कि जो डीएनए का कंटेंट है वो डबल हो जाता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में स्टार्ट भी होता है और इसी फेज में कंप्लीट भी हो जाता है, जिसकी वजह से डीएनए का जो अमाउंट है पर सेल वो डबल हो जाता है एस फेज में, ना तो इस फेज से पहले और ना इस फेज के बाद। तो इसी फेज में डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट भी होता है और कंप्लीट भी हो जाता है, जिसकी वजह से डीएनए का अमाउंट पर सेल डबल हो जाता है एस फेज मींस सिंथेसिस फेज में। बट द पॉइंट टू बी रिमेंबर इज दैट देयर इज नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोमल नंबर। तो क्रोमोसोम नंबर का इंक्रीज नहीं होता है, मींस फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग में 46 है तो 46 से वो डबल नहीं हो जाते हैं, लेकिन डीएनए कंटेंट जो है वो डबल हो जाता है। नेक्स्ट फेज जो होता है वो G2 फेज होता है, गैप 2, जिसमें कि प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड होते हैं और सेल ग्रो करता है, लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। तो G2 फेज, G1 फेज, इन दोनों ही फेजेस में डीएनए का रेप्लिकेशन ना तो स्टार्ट होता है ना फिनिश होता है। तो सिर्फ एस फेज में ही डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट भी होता है और फिनिश भी हो जाता है। तो एस फेज से पहले डीएनए का अमाउंट जितना भी होगा वो एस फेज में डबल हो जाएगा या फिर G2 में भी डबल रहेगा। जितना G2 में रहेगा डीएनए का अमाउंट या एस फेज में होगा उसका जस्ट हाफ होगा G1 फेज में। और नेक्स्ट वन इज आता है G0 फेज या क्वाइसेंट फेज, तो इसको क्वाइसेंट स्टेज भी कहते हैं। तो कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो ओकेजनली में ही डिवाइड करते हैं, जरूरत पड़ता है तब रिप्लेस करने का, अदरवाइज वो डिवाइड नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल हार्ट सेल्स, तो वो कहां चले जाते हैं, G1 को एग्जिट कर जाते हैं, फेज को छोड़ देते हैं और वो इनएक्टिव स्टेज कॉल्ड क्वाइसेंट स्टेज में इंटर कर जाते हैं, जहां की वो डिवाइड नहीं करते हैं, बट वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं बट डिवाइड नहीं करते हैं। तो जब उन्हें जरूरत पड़ता है फिर वो वापस G1 फेज में री इंटर करते हैं और फिर साइकिल को कंटिन्यू करते हैं। और एक बार अगर एस फेज को कंप्लीट कर लिया कोई भी सेल तो उसको फिर डिवाइड करना ही करना पड़ता है। तो G1 फेज से एग्जिट कर जाता है, लेकिन एस फेज जब कंप्लीट कर लेगा तो उसको फिर पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा सेल साइकिल। नाउ नेक्स्ट वन इज एम फेज मींस माइटोसिस फेज। तो एम फेज जो रिप्रेजेंट करता है जहां की एक्चुअल सेल डिवीजन या माइटोसिस होता है। तो जो एम फेज होता है वो स्टार्ट होता है पहले न्यूक्लियर डिवीजन, जिसकी वजह से डॉटर क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, और न्यूक्लियस के डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियो वर्ड जो है वो कैरियन से बना हुआ है, कैरियन मींस न्यूक्लियस और काइनेसिस मींस डिवीजन। तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस, जिससे कि न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, बट सेल डू नॉट डिवाइड टिल साइटोकाइनेसिस हैपन। तो जब तक साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ तब तक सेल फाइनली डिवाइड नहीं होते। तो साइटोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटो मींस साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मींस डिवीजन। तो साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, फिर फाइनली सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है। मींस जो एम फेज है बेसिकली पहले कैरियोकाइनेसिस होता है और उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है, और फिर जो पेरेंट सेल है वो टू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। एनिमल केस में जो माइटोटिक सेल डिवीजन होता है वो डिप्लॉयड सोमैटिक सेल में होता है 2-1 कंडीशन में, जबकि प्लांट्स जो है माइटोटिक डिवीजन हैप्लॉयड डिप्लॉयड कंडीशन दोनों में
ये शो करते हैं, हैप्लॉइड में भी और डिप्लॉइड में भी होता है। और माइटोसिस के केस में जो प्रोजेनी सेल्स होते हैं उनके क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो सेम होते हैं जितने की पेरेंट्स के होते हैं। सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल्स इज द सेम, इट इज आल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि डिवीजन के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेरेंट्स एज वेल एज इन प्रोजेनी सेल्स आर सेम। That is why mitosis is also called as equational division. तो इसको इसीलिए equational division भी कहा जाता है। Now we will discuss about the different stages of mitosis in details. तो there are 4 stages of mitosis. तो mitosis को 4 stages में बांटा गया है। सिर्फ आसानी से हम लोग समझ सके, उसको पढ़ सकें, एनालाइज कर सकें। और कोई भी एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जब मूवमेंट होता है तो वो बिल्कुल क्लियर कट नहीं होता है, वो ट्रांजिशन होता है। मीन्स पहले स्टेज का कुछ खत्म होते होते इवेंट्स दूसरे स्टेज का स्टार्ट हो जाता है, फिर दूसरे का खत्म होते होते तीसरे का स्टार्ट हो जाता है, और तीसरे खत्म होते होते चौथे का स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा क्लियर कट कहीं बेंचमार्क नहीं है कि पहले स्टेज का सारे इवेंट्स कंप्लीट हो गए, अब सेकेंड स्टेज के इवेंट स्टार्ट होंगे एंड सो ऑन। तो सभी स्टेजेस जो 4 स्टेजेस में बांटा गया है उनके बीच क्या होता है? ट्रांजिशन होता है। तो ये 4 स्टेजेस में बांटा गया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो ये 4 स्टेजेस हैं। तो सबसे पहले प्रोफेज। तो देखिए डायग्राम में आप देख सकते हैं ये प्रोफेज, जिसमें आप देख रहे हैं कि सब कुछ सब कुछ डबल हो गया है। अब डिवीजन का ही तैयारी हो रहा है। तो ये सेंट्रियोल्स हैं, ये स्प्लिट कर गए हैं और मूव करना स्टार्ट कर गए अपोजिट पोल्स की तरफ। और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो धीरे धीरे डिसअपियर होना स्टार्ट हो गया है। और क्रोमोसोम्स जो हैं, क्योंकि वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमैटिन होते हैं, तो वो अब कंडेंस होना स्टार्ट कर गए हैं। तो ये सारे चेंजेस हम किस में देखते हैं? प्रोफेज में। तो प्रोफेज इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस व्हिच फॉलोज द S and G2 phases of इंटरफेज। तो इंटरफेज के S फेज और S फेज के बाद G2 फेज, और उसी के बाद आता है क्या? माइटोसिस, और उसका पहला फेज प्रोफेज। तो इस केस में हमने जैसे बताया सेंट्रियोल मूव्स टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। सेंट्रियोल मूव करना स्टार्ट कर देता है अपोजिट पोल्स की तरफ। क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंसेस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स। तो जो से क्रोमैटिन मटेरियल होता है वो कंडेंस होता है, थिक होता है और कॉम्पैक्ट हो जाता है माइटोटिक क्रोमोसोम के फॉर्म में। तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं अब दिखाई पड़ने लगते हैं कि वो 2 क्रोमैटिड्स, जिसको सिस्टर क्रोमैटिड्स कहा जाता है, क्रोमैटिड्स से बने हैं। और दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में सेंट्रोमियर के द्वारा जुड़े होते हैं, अटैच होते हैं, सेंट्रोमियर। इसके बाद क्या होता है? माइटोटिक स्पिंडल का फॉर्मेशन हो जाता है। इस माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोटीनेशियस कंपोनेंट्स ऑफ सेल साइटोप्लाज्म जो कि प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो स्पिंडल फाइबर्स जिससे बनता है उनका भी फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे क्या होता है? वो डिसअपियर होता है, न्यूक्लियोलस और बाकी जितने ऑर्गेनेल्स हैं। मेटाफेज, ये देखिए मेटाफेज में तो पूरी तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियोलस और ऑर्गेनेल डिसअपियर हो जाते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने से जो डिस्टिंक्शन था साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म का वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। और क्रोमोसोम जो होते हैं वो पूरे साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड हो जाते हैं। और ये जो है वो मेटाफेजिक प्लेट ऑफ फॉर्मेशन करते हैं। ये इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं स्पिंडल फाइबर की मदद से।
तो देखिए मेटाफेज क्रोमोसोम्स होते हैं मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमैटिड्स व्हिच आर हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स, और उसी सेंट्रोमियर के सरफेस पे एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर्स। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काइनेटोकोर्स। तो ये काइनेटोकोर्स होते हैं वो डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेंट्रोमियर के सरफेस पे पाए जाते हैं, और इन्हीं से स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो मूव करना स्टार्ट कर जाते हैं इक्वेटर पे एंड गेट अलाइंड अलोंग मेटाफेज प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर्स टू बोथ पोल्स। तो दोनों पोल्स की तरफ से जो स्पिंडल फाइबर्स आ रहे थे उनकी मदद से जो क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटर पे अलाइन हो जाते हैं। The plane of alignment of chromosomes at metaphase is referred to as metaphase plate। और ये जो अलाइनमेंट होता है क्रोमोसोम्स का इक्वेटर पे, उसी को हम क्या बोलते हैं, मेटाफेज प्लेट। नेक्स्ट वन इज एनाफेज। तो एनाफेज मीन्स सेपरेशन होता है। याद रखिएगा एनाफेज चाहे माइटोसिस केस में हो चाहे मियोसिस केस में है, एनाफेज मीन्स सेपरेशन, मीन्स इसमें क्या होता है, सेपरेशन होता है। तो माइटोसिस केस में सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट होते हैं ड्यू टू शॉर्टेनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। तो स्पिंडल फाइबर से शॉर्ट होने की वजह से सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे से अलग होते हैं और अपने रेस्पेक्टिव पोल्स की तरफ मूव करते हैं। तो एट द ऑनसेट ऑफ एनाफेज ईच क्रोमोसोम्स अरेंज एट द मेटाफेज प्लेट इज स्प्लिट। वो ब्रेक कर जाता है एक साथ simultaneously and the two daughter chromatids begin their migration towards the two opposite poles। तो जो daughter chromatids होते हैं वो माइग्रेट करना स्टार्ट कर जाते हैं अपने अपने पोल्स की तरफ। The centromere of each chromosome is towards the pole with the arms of the chromosome trailing behind। तो जो सेंट्रोमियर होता है वो पोल्स की तरफ होता है और उसके जो आर्म्स होते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स के वो इक्वेटर की तरफ होते हैं। नेक्स्ट फेज इज टेलोफेज। तो टेलोफेज क्या है, फाइनली अपने अपने पोल्स पे जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो पहुंच जाते हैं और ये रिवर्स ऑफ या रीस्टोरिंग ऑफ प्रोफेज है। प्रोफेज में जितने भी इवेंट्स थे उन्हीं का रीअपीयरेंस होता है, मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो डिसअपीयर हो रहा था वो इसमें आने लगता है। जो क्रोमैटिन होता है कंडेंस उसमें हो जाता है, इसमें डीकंडेंस होता है, न्यूक्लियोलस और सारे ऑर्गेनल्स रीअपीयर्स हो जाते हैं। तो ये सारे इवेंट्स है टेलोफेज के। क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल्स डीकंडेंस एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी। डीकंडेंस हो जाते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप असेंबल्स हो जाता है क्रोमोसोम की चारों तरफ। न्यूक्लियोलस गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर जो है वो फिर से रीफॉर्म कर जाता है जो कि प्रोफेज में डिसअपीयर हो जाता है। तो टेलोफेज। और लास्ट वन इज साइटोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये देखिए कैसे एक डॉटर सेल से एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल में ये डिवाइड हो जाता है आफ्टर साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस जो है वो प्लांट और एनिमल दोनों में डिफरेंट होता है, जिसमें दो डॉटर सेल में डिवाइड कर गया। तो एनिमल सेल के केस में देखिए क्लीवेज फरो, तो ये फरो का डेवलपमेंट होता है जो कि ग्रेजुअली डीपेंस एंड अल्टीमेटली ज्वाइंस इन द सेंटर। तो ये पेरिफेरी से बाहर से ये सेंटर की तरफ मूव करता है फरो और फाइनली सेल को डिवाइड कर देता है इनटू टू डॉटर सेल्स में। वहीं प्लांट सेल केस में सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है जो कि बाद में यही सेल प्लेट मिडिल लैमेला बिहेव करता है जो कि दो सेल वॉल के बीच में पाया जाता है। तो उसका फॉर्मेशन क्या होता है, सेल के सेंटर से स्टार्ट होता है और पेरीफेरी साइड जाता है और फाइनली पेरेंट सेल को दो डॉटर सेल में डिवाइड कर देता है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें कैरियोकाइनेसिस तो होता है बट तुरंत साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का संख्या बढ़ जाता है क्योंकि न्यूक्लियस का डिवीजन तो हो गया
लेकिन साइटोकाइनेसिस न होने से साइटोप्लाज्म नहीं बढ़ा। तो साइटोप्लाज्म नहीं बढ़ने से जो सेल है वो सिंगल ही रह गया है, वो डबल एंड सो ऑन डिवाइड नहीं हो पाया। तो जिसकी वजह से कि पर सेल नंबर ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरह कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सिनसीटियम या मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन या सिनसीटियम। फॉर एग्जांपल जो लिक्विड एंडोस्पर्म कोकोनट का होता है, जो हम लोग पानी पीते हैं, वो सिनसीटियम होता है, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। याद रखिएगा कि जब कैरियोकाइनेसिस तो हो लेकिन उसके तुरंत बाद साइटोकाइनेसिस ना हो, तो न्यूक्लियस का तो डिवीजन हो गया 1 से 4, लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ, इसलिए सेल एक ही रहता है। अब आ जाइए सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। तो माइटोसिस का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों होना ये जरूरी है। तो माइटोसिस रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल्स विद आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट। तो माइटोसिस की वजह से ही जो डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं उनमें सेम जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है जैसा कि उनके पेरेंट सेल में पाया जाता है। तो जो एग्जैक्ट जितना उनके पेरेंट सेल में जो डीएनए कंटेंट होता है वो पूरा ट्रांसफर होता है उनके डॉटर सेल में। तो जेनेटिक कंटेंट में कोई चेंज नहीं आता है। सेल जो डिवाइड होता है वो माइटोसिस से होता है। क्यों? ताकि न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो मेंटेन हो सके। जैसे सेल ग्रो करता है तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच का जो रेशियो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो साइटोप्लाज्म काफी बड़ा ग्रो कर जाता है क्योंकि मैक्सिमम चीजें वही पाई जाती हैं, और उसके रेस्पेक्ट में न्यूक्लियस जो होता है वो कम ग्रो करता है, जिसकी वजह से रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है। और चूंकि न्यूक्लियस जो है इट इज द ड्राइवर ऑफ द सेल और कंट्रोलर ऑफ द सेल, तो वो पूरे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से माइटोसिस होता है। तो फिर से वो रेगुलेट कर पाता है और न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो फिर से बैलेंस हो जाता है। तो जब जब ये न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब होता है तब ये सेल डिवीजन जो है माइटोसिस के द्वारा स्टार्ट होता है, ताकि जो रेशियो है वो बैलेंस हो सके। नेक्स्ट क्या है, हेल्प्स इन सेल रिपेयर। तो सेल का डैमेज जब होता है किसी इंजरी की वजह से, तो उस की जगह पे नए सेल का जो फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्शन होता है, वो ड्यू टू माइटोसिस होता है। सिमिलरली माइटोटिक डिवीजन मेसेमेटिक टिश्यूज इन प्लांट्स। तो मेसेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल से बने होते हैं। तो उनमें क्या होता है, बराबर रेगुलरली माइटोसिस होता है, जिसकी वजह से प्लांट्स का ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ होता रहता है। तो ये पूरा जो था ये माइटोसिस के बारे में। आई होप किसी को कोई डाउट ना हुआ हो। फिर भी अगर किसी को डाउट होगा प्लीज़ आप मेंशन करिएगा कमेंट सेक्शन में, उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम मियोसिस स्टार्ट करेंगे और उसका सिग्निफिकेंस। थैंक यू स्टूडेंट्स।